नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, सभी छात्रों को होली की शुभकामनाएं। और होली के इस त्यौहार पे एक संकल्प जो आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल लगातार और जुड़े हुए हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। और इस मुहिम में तैयारी एलटी ग्रेड की जो चल रही है, यहाँ पे संकल्प जो हम हमेशा दोहराते हैं छात्रों के साथ। तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे एलटी ग्रेड की भर्ती में शिक्षक बनना है। अपनी एक सीट लेने के लिए सुनिश्चित कर दीजिए कि किसी भी कुछ भी हो जाए, ये सीट हमको लेनी है। और इसमें हम जीके की तैयारी आपको करवा रहे हैं। भारतीय कृषि के 2 क्लास हो चुके हैं, एक क्लास हिस्ट्री की हो चुकी है, तो सब मिला के चौथी क्लास है, जिसमें हम आज भारतीय कृषि के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है और सही उत्तर इसका होता है ए, पहाड़ों के ढलान पे सोपान कृषि की जाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? तो ये जो दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ढलान कृषि। ढलान कृषि जो है मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस कृषि को कहा गया जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ साथ होते हैं। तो उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ साथ होते हैं? उसको बोला जाता है मिश्रित कृषि। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं में खूब इस प्रश्न को पूछता है। एलटी ग्रेड में इस प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको भूलिएगा नहीं। जहाँ पे कृषि भी की जा रही हो और पशुपालन भी किया जा रहा हो, दोनों एक साथ किया जाएगा, तो उसको मिश्रित कृषि कहा जाएगा। यहाँ लोग डेयरी फार्मिंग से कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। मिश्रित कृषि इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल संवर्धन। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। किन राज्यों की प्रमुख समस्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको बिहार, उड़ीसा, असम, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों की प्रमुख समस्या, पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या जो है वो जलवासी कृषि है। यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में। और अगला प्रश्न है, समानांतर फसल का उदाहरण। देखिए, समानांतर फसल का उदाहरण क्या है? इसके लिए समानांतर आपको, जैसे समानांतर 2 लाइनें एक साथ साथ चलती हैं, तो 2 फसलों की खेती एक साथ साथ होती है। उत्तर है गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों एक साथ साथ बोया जाता है, एक ही चक्र में बोया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचित कृषि की जाती है? तो इसका उत्तर देखिए क्या है। इसका उत्तर है दक्कन का पठार। अत्यधिक असिंचित कृषि की जाती है, मतलब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है ज़्यादा। तो दक्कन के पठार का जो एरिया है वहाँ पे सिंचाई की सुविधा सबसे कम है, वहाँ पे असिंचित कृषि ज़्यादा की जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 के हिसाब से देखेंगे प्रतिशत सर्वाधिक है? 2011 के अनुसार जो है सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि जो है सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है हरियाणा में। हरियाणा में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी खासी होती है और वहाँ पे सिंचित कृषि की जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो ठेकेदारी कृषि जो है, देखिए पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है। ठेकेदारी कृषि का मतलब है ये कि हमारे पास ये ज़मीन है और इस पर खेती करनी है, तो हम खेती करने में सक्षम नहीं है, या हम खेती में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर हम खेती के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, तो इस ज़मीन को हमने ठेके पे दे दिया कि कोई खेती कोई और करेगा, उसकी उपज कोई और ले जाएगा, बस हमें एक मुश्त पैसे वो दे देगा। जैसे कि कोई ज़मीन है, हमने दे दिया कि भाई 5 लाख रुपए हमको दे दो और साल भर की खेती यहाँ पे कर लो। बहुत सारी ज़मीन है तो 5 लाख रुपए हमको मिल जाएंगे। अब वो खेती से उसको नुकसान हो या लाभ हो सकता है इस खेती से इनको 3 लाख का फसल इनकी बिके,
हो सकता है इसकी फसल जो है ये 30 लाख में बेच दें। तो ये हो गई ठेकेदारी कृषि, ये पंजाब में खूब होती है। अगला प्रश्न है फसल चक्र आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई फसल चक्र? तो फसल चक्र जो होता है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? देखिए रबी की फसल कौन नहीं है, कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल नहीं है, कौन खरीफ की फसल है, इस तरह के प्रश्न कृषि से ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं में। तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे 2 फसलें इंपॉर्टेंट होती है, खरीफ की और एक रबी की। खरीफ की फसल वो होती है जो बरसात के टाइम पे जुलाई अगस्त में बोई जाती है, जिसमें मतलब उसमें जो धान बोया जाता है, तो धान के साथ जो चीज़ें बोई जाती हैं वो खरीफ की फसल में आती हैं, और गेहूं के साथ जो चीज़ें बोई जाती है वो रबी की फसल में आती है। तो यहाँ पे जूट जो है ये धान के साथ बोया जाता है, ये खरीफ की फसल है। और यही पूछा गया कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। नहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखना पड़ता है आपको। तो जूट यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 12वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरुआत होता है, जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं? इसका उत्तर मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये खरीफ की फसल होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो ये देखना होगा। इसमें देखिए धान तो खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, ज्वार खरीफ की फसल है, चना जो होता है ये खरीफ की फसल नहीं होती है। चना जो होता है रबी की फसल होती है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? खरीफ के मौसम में जौ और सरसों का उत्पादन नहीं किया जाता, बाकी सब का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये रबी की फसल होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन ठीक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। तो ऐसा तो नहीं है। बसंत ऋतु में कौन सी फसल रहती है? और रबी की फसल आ जाती है बसंत ऋतु में। भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? जायद फसलों के लिए भारत में जो है वो अप्रैल और जून का महीना होता है, और इसी में जायद फसल बोई जाती है, जिसमें उड़द कंकड़ी ये सारी चीज़ें बोई जाती हैं, खीरा ये सब फसलें इसमें उगाई जाती हैं, और ये 2 महीने में ही काट ली जाती हैं। रबी और खरीफ के बीच में जो गैप होता है उसमें जायद की फसलें बोई जाती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? सिंचित क्षेत्रों में जहाँ मतलब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो मूंग और उड़द उगाई जाती है। जायद की ये मुख्यतः फसल है और ये सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? ऑप्शन बी इसका सही है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना गया है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन बी इसका सही है, गेहूं से हरित क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों ये हो गए आज के 20 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।